सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी है होली। आजादी है, सुबह अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा में कई पड़ाव हम सबके जीवन में आते हैं और उन पड़ाव उन अनुभवों के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। और ऐसा ही जब हर व्यक्ति एक बच्चे के रूप में होता है तो वहाँ से भी उसके साथ उसके अपने सपने चलते हैं, उसके अपनी उपलब्धियाँ चलती हैं और कैसे वो वहाँ से एक बड़े मुकाम तक पहुँचता है। तो प्यारे मित्रों, आज की जो ये वार्तालाप है ये एक तरह से हृदय की बात है। इसमें कोई औपचारिकताएं नहीं हैं। औपचारिकताओं के लिए कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं, कुछ पूछा जाता है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम इनसे कुछ नहीं भी पूछते तो ये सारी अपने जीवन की यात्राओं को आपसे अनुभव जरूर शेयर करती। तो चलते हैं हम लोग इस यात्रा पर और इनके वर्तमान और भविष्य के लिए कामना करते हुए, और क्योंकि ये अपने ही स्कूल में आए हैं जो कि बहुत ही गर्व की बात है। अपने स्कूल में आना, सम्मानित होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हर व्यक्ति के जीवन में होता है। तो आपसे कुछ बात करते हैं और मैं तुम का प्रयोग करूँगा। That suits both of us। तो बचपन का दौर चल रहा है तो हर एक के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसको वो बाद में याद करता है तो उसको कुछ रोमांच होता है या उसको कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं या वो घटना उसको कहीं आगे ले जाती है। तो आपके जीवन में ऐसा कुछ क्या हुआ कि जो आपको अभी याद है और जो आप हमेशा आपके हृदय का एक हिस्सा बना? सर्वप्रथम तो माँ शारदे को मेरा प्रणाम और सभी गुरुजन को मेरा प्रणाम। सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप सबसे मिलने का ये अवसर प्रदान किया है। बचपन में ऐसी कोई घटना, वैसे मेरा बचपन बहुत शाय था, बहुत इंट्रोवर्ट था और मुझे लगता है बचपन से ही जो जैसा लोग बताते हैं कि बहुत गांभीर्य था, तो ऐसी कोई बदमाशी वाली घटना तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक घटना जो रोमांचकारी कह सकते हैं, थोड़ा एडवेंचरस। एक बार हम लोग रानी झांसी के किले में, जो लक्ष्मीबाई जी का किला है, वहाँ घूमने के लिए गए थे। तो हुआ ये कि मेरी मम्मी ने 4-5 वर्ष की आयु होगी, कुछ कहानियाँ बताई थी कि अंग्रेज हम पर शासन करके गए हैं और इस किले पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ करके ये किला सुरक्षित रखा, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का कार्य किया। तो मेरे मन में वही कहानियाँ चल रही थी और कोइंसिडेंस ये हुआ कि उस किले के अंदर कुछ अंग्रेज घूम रहे थे। तो मुझको ऐसा लगा कि ये जो अंग्रेज हैं ये फिर से यहाँ आ गए, उनको यहाँ से भगाना है। और वो जो अंग्रेज थे उनको वहाँ से भगाने के लिए मम्मी से, पापा से, सबसे कहना शुरू किया कि ये देखो यहाँ पर है, तुम लोग देख नहीं रहे हो, इनको यहाँ से भगाना जरूरी है। तो वो जो घटना है वो रोमांचकारी कही जा सकती है, क्योंकि फिर क्या हुआ कि जब उनसे बात एक तरह से मेरी होने लगी कि यहाँ से जाओ, तो उन्होंने गोद में उठा लिया। गोद में उठा लिया तो उनसे मेरा एक तरह से संघर्ष भी हो गया, जो भी रहा। तो वो एक एडवेंचरस टाइप का, एक थोड़ा कहा जा सकता है बचपन में जो बातें आपको बताई जाती हैं वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाती हैं और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करने का भी प्रयास करते हैं। तो ये एक इसको
मूर्खता कहेंगे, बचपन कहेंगे, जो भी कहेंगे, ये देखिए, ये मूर्खता तो नहीं थी नेचुरली, क्योंकि उस घटना ने आपके अंदर राष्ट्र के प्रति जो आपके विचार होंगे, जो जहाँ तुमको आगे बढ़ना होगा, तो उसका एक मार्ग जैसे प्रभु ने स्वयं ही तुम्हारे जीवन में डाल दिया। तो ये जो पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, या जैसे कहा जाता है कि आपके दिमाग का 85 to 90% विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो ये प्रयास रहना चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को जो सही मार्ग है उस पर ले जाने का एक प्रक्रम चलता है। वो बड़ी साइंटिफिक बात है ये। और यदि किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति से उसके जीवन के 4-5 साल की उम्र के कुछ उदाहरण अगर उससे पूछे जाएं, याद हो उसको, तो उसका पूरा व्यक्तित्व तो आज के दिन का बताया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई तुम्हारे जीवन में उस समय। आज हम तुम्हारे स्कूल में बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से जब तुम सामने देख रही होगी तो तुम्हें इन सब में बैठे हुए अपना चेहरा भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। तो ऐसे में विद्यालय ने इतना कुछ दिया, और जैसे कि मेरा मानना है कि विद्यालय सबसे बड़ा अनुशासन का एक स्थान होता है, जहाँ पर एक वातावरण होता है, उस वातावरण से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। तो आपको विद्यालय के बारे में कुछ जो आपके कुछ ऐसे विचार, अनुभव उस समय रहे होंगे जो आप उन बच्चों से और हम सब से शेयर करना चाहेंगे। विद्यालय मेरे लिए परिवार था, क्योंकि घर से ज़्यादा समय यहाँ बीतता था। मनीषा दीदी तो जानती है, हम लोग सुबह आ जाते थे, फिर शाम को अगर कोई कार्यक्रम में तो रुक भी जाते थे, भोजनालय में खाना खा लेते थे। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझे लगता है विद्यालय का पड़ा वो अनुशासन को लेकर के है। आप सब भी इस बात से एग्री करेंगे कि अनुशासन जो विद्यालय सिखा देता है वो जीवन भर हमारे साथ चलता है और हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान वो अनुशासन देता है। और दूसरी बात, जो एक आत्मीयता है जो सभी गुरुजन में है। एक होता है प्रोफेशनली कोचिंग करना, कि आप एक बच्चे के कोच बन करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और एक होता है गुरुत्व को धारण करना। वो गुरुत्व यहाँ पर सभी शिक्षकों के भीतर है। तो मेरा ये बहुत सौभाग्य रहा है कि मुझे यह विद्यालय मिला, यहाँ पढ़ने का अवसर मिला और सभी गुरुजन का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये बहुत अच्छी सी बात है, क्योंकि वो आपके जो जीवन के माइलस्टोन्स बनने थे उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्तंभ कहा जा सकता है। और इस यात्रा में जैसे जैसे बड़े क्लासेस में आप जा रही थी, तो किस समय ऐसा लगा कि आपके जीवन का कुछ लक्ष्य आपको सामने, आपके सपनों में, आपके विचारों में कहीं वो दर्शाने लगा? वो कौन सा समय था और आपका प्रेरणा स्रोत कौन सा? ये बात तो आरंभ से ही हम सबके भीतर आ जाती है। यहाँ पर जैसा माहौल मिलता है कि राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करना है, लेकिन क्या बनना है, किस तरफ जाना है, ये क्लैरिटी 10th, 11th, 12th के आसपास। 12th में मेरे ख्याल से पूरी तरह से तय हो गया था मेरा कि हाँ सिविल सर्विसेज की तरफ जाने का प्रयास करना है। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है, तो कुछ परिस्थितियाँ भी आपकी प्रेरणा बनती हैं और कुछ व्यक्ति भी आपकी प्रेरणा होते हैं, कुछ व्यक्तित्वों से भी आप सीखते हैं। कुछ परिस्थितियाँ जो मुझको ऑब्जर्व करने को मिलती थी, उन्होंने भी प्रेरणा का कार्य किया। जैसे आज भी मुझे याद है 7th क्लास की बात है और न्यूज़पेपर पढ़ना मेरा डेली का काम होता था। तो एक घटना उसमें छपी थी, आज भी नाम याद है, सरला देवी जी की घटना थी। उनका बेटा एक रिक्शा चालक था और वो हेलट में भर्ती था, उसकी तबीयत खराब थी। 3 दिन तक वो बेटा भर्ती रहा और तीसरे दिन सरला देवी जी की खुद की डेथ हो गई, हेलट में बाहर बैठे बैठे। और जब पोस्टमार्टम किया गया तो उनके पेट में 3 दिन से अन्न नहीं गया था, सिर्फ पानी था। तो ये घटना मेरे ख्याल से 1 हफ्ते तक मेरे दिमाग में घूमती रही। एक दिन अखबार में पढ़ा था और 1 हफ्ते तक मुझको विचार करने पर मजबूर कर दिया कि राष्ट्र जो जन से बनता है उस जन की स्थिति क्या है।
तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, मुझको ऐसा लगता है कि आप कह सकते हैं इमोशनल ज़्यादा होना गलत हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए एक स्ट्रेंथ भी रही, मोटिवेशन भी रहा कि इन परिस्थितियों को बदलना है तो अपने पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां आप जाकर कार्य कर सकें। और जहां तक व्यक्तित्वों की बात है तो स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर कलाम सर, और यहाँ भी जैसे आप प्रधानाचार्य जी, सभी गुरुजन, सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। गुरु एक हो आवश्यक नहीं है, गुरु सब में आप हो सकते हैं। तो जहां से भी जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला और प्रेरणा प्राप्त हुई वो मैंने ग्रहण की। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तरह तरह के लोग आपके जीवन में आते हैं और कभी आपको एक रिक्शे वाला भी कुछ सिखा के जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और विवेकानंद जी से तो बहुत सारे युवा हमेशा से प्रभावित रहे हैं। जो इमोशन वाली बात आपने कही है, तो अगर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना उस पर असर हो रहा है हमारे जीवन पे, कुछ समय बाद और बड़ा हो जाएगा, पर वहाँ भी ये माना गया है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, वो वहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं पहुँच सकती, क्योंकि वो एक मशीन है और यहाँ पर जो है वो एक मानव है। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत अच्छा है और इसको हमेशा अपने हृदय में रखिएगा कि जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, आपने उससे बात भी इस बारे में करी थी। तो आपने कहा कि हाई स्कूल और इंटर तक पहुँचते पहुँचते आपके जीवन में वो पॉइंट आने लगा था। तो उस समय के ही बच्चे हैं, ये 11th में जाएंगे कि 12th में जाएंगे? 11th से 12th में जाएंगे। तो एक तरह से ये देखा जाए कि इन लोगों ने अपने अपने विषय का चुनाव कर लिया होगा कि किस फील्ड में जाना है, पर हर फील्ड में टॉप में जगह होती है, ये याद रखना। कुछ भी करो, एक बार्बर भी होता है तो हम जिससे बाल कटाते हैं उसी से हम कटाते हैं हमेशा, चाहे अगर वो 1-1.5 महीना नहीं मिलता, बाल बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना कि जो भी तुमने चुना है वो तुम उस पर आगे कैसे बढ़ो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस समय की पूरी पढ़ाई, इसके लिए तो पूरा इनसे रिक्वेस्ट करी जाए, अगर टाइम हो तो एक इनका सेशन होना चाहिए कि कैसे इन्होंने उस यात्रा में हर कदम पर पढ़ाई करने के तरीकों को कैसे उससे आगे बढ़ी होंगी। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें लगता है कि हम लोग इस बारे में भी बातचीत करेंगे। और जैसे आपने ये बताया कि 12वें तक आते आते लक्ष्य की तरफ रुझान बढ़ रहा था, तो लक्ष्य का चुनाव इन बच्चों के हिसाब से अगर आप बात करें तो उसका एक्चुअली कौन सा फेज है पढ़ाई का, कौन सा दौर है जहाँ से वो अगर अंदर फिक्स हो जाए तो वो ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है? लक्ष्य का चुनाव, देखिए आपके जीवन में हर स्टेप पर एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य लगातार बदलता भी रहता है, एक अल्टीमेट गोल होता है लाइफ का, और उसके अलावा आप एक एक सीढ़ी जब चढ़ते जाते हैं तो लक्ष्य भी परिवर्तित होता रहता है। तो सही समय पर सही लक्ष्य का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। कोई 16 वर्ष का अगर बच्चा है और वो गलत लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है तो फिर उसका जीवन गलत दिशा में मुड़ जाता है। तो ये प्रयास करिए कि अभी आपका जैसे एक शॉर्ट टर्म गोल होगा कि आपको 12th में बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं या जेईई में आपको क्लियर करना है, तो वो लक्ष्य है। फिर उसके बाद तो एक समय जो कालक्रम है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए कि आपको इस तरफ आगे बढ़ना है। और लक्ष्य का चुनाव करना कैसे है, वो मेरे जीवन में लक्ष्य का चुनाव कैसे हुआ वो आपको एक घटना बताते हैं। ऋषिकेश की घटना है। वहां पर एक व्यक्ति है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनसे मिलना हुआ और मेरी जो कार्य थी यही थी कि जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए मेरा। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि 20 ऐसी चीजें लिख करके लाओ जो तुम्हें अपने जीवन में करनी ही है। तो उन्होंने 1 दिन का समय दिया था और एक पेज में वो 20 पॉइंट्स जो मुझे लगा कि हाँ ये जीवन में होना चाहिए, ऐसी 20 चीजें पॉइंट आउट करके फिर अगले दिन हम वहां पहुंचे। तो उन्होंने कहा आप दूसरा काम ये करो
कि इनमें से 3 वो सर्किल करके लाओ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर हम गए रूम पे और एक दिन और चिंतन करने के बाद 3 अल्टीमेटली वो गोल्स हमने सर्किल किए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और फिर अगले दिन उन्होंने क्या बताया कि अब तुम्हारे पास ये 2 लिस्ट है, एक ये 3 जो सर्किल किए हुए हैं और बाकी के 17। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो अपनी बुद्धि से हमने कहा कि ये जो 3 है इन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी 17 अगर समय मिले तो उस पर भी प्रयास करना है कि ये भी गोल्स पूरे हो जाए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये जो 17 गोल बचे हैं ये तुम्हारी नॉट टू डू लिस्ट है, मतलब ये तुम्हें करना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये 3 चीजें ही करनी है। तो वो जो फोकस्ड है ना, फोकस्ड लक्ष्य, वो जीवन में बहुत आवश्यक है। तो चुनाव करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप 5 दिन बैठिए, 7 दिन बैठिए, 10 दिन बैठिए और ये लिस्ट आप तैयार करिए, दोनों लिस्ट 17 गोल्स की भी और 3 गोल्स की भी, और उन 17 गोल्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि वो आपकी नॉट टू डू लिस्ट में होना चाहिए और फोकस तरीके से बस उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। विवेकानंद जी भी ये कहते हैं कि एक लक्ष्य आप तय करिए और पूरा जीवन उस लक्ष्य की ओर समर्पित कर दीजिए। तो ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि क्या नहीं करना है। जब आप ये जान लेंगे कि क्या नहीं करना है तो आपका जो अंतिम लक्ष्य होगा उसकी प्राप्ति के लिए आप आगे आसानी से बढ़ पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। तो जो 20 में से 17 अलग हुए और 3 अलग हुए, तो आपका जो अब आपने लक्ष्य अपनाया तो उन तीनों में से ही एक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक तरह से आपने उनको शॉर्ट लिस्ट किया और उसके बाद उस पर उस लक्ष्य पर आप आगे बढ़े। तो कभी ऐसा भी लगता है कि जो लक्ष्य आपने सोचा और उस पर हमें मौका मिल गया और हमारा काम आगे बढ़ा और आपने अचीव भी किया, पर किसी कारणवश यदि वो लक्ष्य जो सोचा गया है वो ना पूरा हो पा रहा हो, तो ऐसे में जो जीवन की यात्रा होती है, प्रिपरेशन की तैयारी की, उसमें बहुत से समय पर कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हताश होने लगता है विद्यार्थी। तो ऐसे हताश होने वाली परिस्थिति में क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ आया जिसको कि कोशिश करके आपने उसको पार किया, उस बाधा को, और फिर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया? मेरे साथ ये रोज होता था। रोज ही लगता था कि जो यात्रा है बहुत कठिन हो रही, क्योंकि यूपीएससी को हम लोग अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी कहते हैं। आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा या आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हर दिन ऐसा होता था कि 7-8 घंटे पढ़ने के बाद एक वो फेज आ जाता था कि अब नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है और हम गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वो नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो आने लगते थे। लेकिन अगर आप उन्हीं को अपना मोटिवेशन बना लेते हैं, हमने ये बात अपने दिमाग में समझ ली थी कि ये जो पॉइंट आता है जिसमें लगता है अब नहीं होगा, इट्स द पीक, यहाँ पर आप समझ गए और इसी को आपने मोटिवेशन मान करके थोड़ा सा और काम कर लिया, जो एक्स्ट्रा माइल एफर्ट होते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आप सफलता से ज्यादा दूर नहीं है। तो 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने के बाद मान लो कि अब पूरा मतलब स्टेमिना खत्म है, अब कुछ हो नहीं रहा है, उस समय खुद को मोटिवेट करके 2 घंटे और पढ़ लिए। तो मेरा कैलकुलेशन ये होता था कि आज ये 2 घंटे की पढ़ाई की है। तो जब आपका पीक आ जाए, जब आपका स्टेमिना जवाब दे जाए, उस समय खुद को थोड़ा सा पुश करके आप जब एक्स्ट्रा एफर्ट ले लेते हैं तो आप सफलता की ओर उतना बढ़ जाते हैं। तो ये जो हताशा आती है ये एक फेज है और इसको आप एज अ मोटिवेशन अपना यूज करिए तो हो जाता है। तो रोड ब्लॉक्स को हटाने का ये एक अच्छा तरीका है। ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ समय पहले जब आप हमारी क्लिनिक पर आई थी तो चर्चा हो रही थी, तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो आपने मुझे एक सूत्र दिया था और वो सूत्र मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ और आई एम वेरी हैप्पी। मैं उस सूत्र को बहुत से लोगों को बता रहा हूँ और वो सूत्र ने मेरे जीवन में भी काफ़ी पॉजिटिविटी को लाया है। जो आपने पोमोडोरो टेक्निक, तो वो अगर बच्चों को आप बताएंगे तो आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग फॉर देम आल्सो।
देखिए, पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि आप अपने किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ लेते हैं और फिर उन छोटे छोटे लक्ष्यों को एक निश्चित समय अवधि में पूरा करने का प्रयास करते हैं। दिमाग का आपका जो फोकस टाइम होता है, कुछ लोगों का 25 मिनट होगा, कुछ का 30 मिनट होगा, ज्यादा अभ्यास कर लेंगे तो 45 मिनट तक आपका दिमाग फोकस्ड रह सकता है। तो ये साइंटिफिक स्टडीज हैं। तो आप अपना देख लीजिए कि कितने समय तक आप फोकस्ड होकर काम कर सकते हैं। और पोमोडोरो में क्या होता है कि आप टाइमर लगाइए उतने ही मिनट्स का। आप ऐप भी यूज कर सकते हो, अगर देख लो कुछ ऐप्स हैं पोमोडोरो टेक्निक के, नहीं तो एक पोमोडोरो का टॉय भी आता है, वो भी आप खरीद सकते हो। तो उसमें टाइम सेटिंग करके आप ये प्रयास करिए कि अगर 25 मिनट का टाइम फ्रेम आपने लिया है तो 25 मिनट में आपको जो कार्य करना है पूरी तरह फोकस्ड होकर के उस काम को आप निपटा लीजिए। और फिर उसके बाद ब्रेक जरूर लीजिए, 5 मिनट का, कोई लॉन्ग ब्रेक लेना है तो 10 मिनट का, नहीं तो आधे घंटे का। तो इस तरह से आप पूरे दिन को कुछ ऐसे टुकड़ों में बांट सकते हैं, कुछ टाइम फ्रेम्स में, जहां फोकस्ड तरीके से सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे। और जब आपका ब्रेक होगा तो वो आपका एक तरह से रिवॉर्ड होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में आप अपने कार्य को बांट करके करेंगे, वही पोमोडोरो टेक्निक है। तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगा पूछना चाहिए कि मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मुझे मालूम है कि एक हर इंसान के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक में ये होता है कि किस समय उसका पढ़ने में ध्यान, किसी भी काम करने में ध्यान सबसे उच्च स्तर पर होता है और कभी वो उतना नहीं होता है। तो ऐसे में ज़्यादातर बच्चे दो तरह से पढ़ते हैं, या तो रात देर तक पढ़ते हैं या वो अपने समय से सोकर और सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं। तो तुम्हारे जीवन में इनमें से कौन सा था, मिक्सचर था या एक ही तरह का सेट था? और बच्चों को इस बारे में कुछ बताइए। मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक हम समझ गए थे। मेरा रात में पढ़ने का ज़्यादा जो फोकस रहता था वो रात का समय रहता था और 4 से 5 बजे तक मेरी पढ़ाई होती थी, उसके बाद सोना होता था। तो ब्रह्म मुहूर्त तक पढ़ना होता था, उसके बाद सोते थे। पिताजी कहते होंगे कि बेटा हाँ, ये बात सही है कि जिसको भी पता चलता था तो वो यही कहता था कि ये नहीं करना चाहिए, आपको सूर्योदय के साथ उठना चाहिए। लेकिन गीता में भी एक जगह कहा गया है कि जिसको संसारी जन रात्रि मानते हैं, योगी जन के लिए वही सुबह होती है। ये बहुत अच्छा एक श्लोक है। हाँ, जो संसारी जन के लिए रात्रि है वो रात्रि का काल, क्योंकि उस समय शोर वगैरह नहीं होता है। मेरे लिए पता नहीं क्यों वो टाइम बेस्ट रहता था पढ़ाई करने के लिए। और मुझे लगता है खाने के लिए भी उठना नहीं होता है। अगर 9 बजे आप खाना खा के बैठ गए और सुबह 4 बजे तक पढ़ लिए तो फिर अब टेंशन खत्म हो जाती है कि क्योंकि ज़्यादातर जो आपके डेली टारगेट्स होते हैं वो उस टाइम फ्रेम में पूरे हो जाते हैं। तो मेरा ही क्लॉक रहती थी कि हम रात में ही पढ़ते थे। आप लेकिन ये मत करिए कि मेरी वजह से या किसी को देख करके आप रात में पढ़ना शुरू कर दें। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आप ये तो एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा टाइम सही है, क्योंकि सबका शरीर अलग है, सबका मानसिक क्षमता अलग अलग है। तो जो आपके लिए सही समय हो उसका प्रयोग करिए। आपने भी बताया कि पिताजी आपको उठाते थे, तो माता और पिता दोनों का प्रेम, तीव्र इच्छा कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। पर माँ का प्रेम गंगा जी की तरह होता है, वहाँ आप कभी भी डुबकी लगा सकते हैं। और पिता का प्रेम एक मंदिर की तरह होता है कि इतने बजे खुलेगा, मंदिर साफ होगा, पूजा होगी, नीचे बंद हो जाएगा। तो ये अवसर है जब पिताजी बैठे हैं सामने, माता जी नहीं है, और माता जी के रूप में मेरी पत्नी शुभा बैठी हैं। तो दोनों लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आपके जीवन में क्या रहा? माँ का रोल अलग अलग नहीं हो सकता कि पिता का रोल क्या था, पर दोनों से आप आगे बढ़ेंगे। मेरी मम्मी का रोल मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिव रहा है और वो अभी सुबह उन्होंने डांट के भेजा। अच्छा। तो उनकी जो डांट रहती है उसमें ही एक तरह से कहा जाए मेरा
मेरा जीवन का जो आधार है वो उनकी डांट है। हमेशा सही राह पर रखना। और जहाँ तक ये जैसे सुबह उठने की बात है, तो जब तक मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद उन्होंने इस बात पे डांटना बंद किया। नहीं तो 12th हो 10th हो, हमेशा उनका ये रहता था कि सुबह जल्दी उठना है। तो मेरी मम्मी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कोई भी बात होती है वो उनको पता होती है, और मतलब एक तरह से एक दोस्त भी है मेरी मम्मी मेरे लिए। और मेरे पापा, उनसे बस यही सीखा है कि कभी भी हार नहीं माननी है। उनका जो जीवन है खुद का, वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, पापा ने एक बार एक लाइन कही थी कि शमशान में चिता की आग में रोटी सेक कर खा लो, ये जिगरा होना चाहिए। तो वो अच्छी बात है, क्योंकि जीवन की धारा में हम सब लोग बच्चों, थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई देशों में जाने का मौका मिला, तो उन सारे देशों में जिनको हम विकसित देश कहते हैं, वहाँ पर परिवार का जो प्रबंधीकरण है, जो परिवार की परिभाषा है, वो बदल रही है। पर हम भारतवर्ष में हम बहुत इस मामले में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पूरा परिवार, जब हम पढ़ते हैं तो अकेले नहीं पढ़ते हैं, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ पढ़ता है और हर क्षण पर, हर कदम पर हमें सहारा देता है। तो हमेशा माता पिता का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और अब धीरे धीरे यात्रा आपकी जो ट्रेनिंग वाली है वो अगले महीने में समाप्त हो रही है। फिर उसके बाद पोस्टिंग का दौर आएगा, और उसके बाद फिर वो वास्तविक जीवन आएगा जो एक आईएएस के जीवन में आता है। तो ऐसे क्षण की इच्छा आप वर्षों से कर रही हो, जब आप उसमें खुद रम जाएंगी, ढल जाएंगी, तो शुरू की टीका मिश्रा हर 5 साल में अपने अंदर कुछ परिवर्तन पाएगी, क्योंकि वो परिस्थितियां भी आपको लीड करती हैं। तो ऐसे में जिनको स्टैंड पॉइंट्स कहा जाता है कि कुछ भी होगा, पर मैं अपनी इन नीतियों को, इन विचारों को, उनको मैं नहीं बदलूंगी, या उन पर मैं दृढ़ रहूंगी, या मेरे जीवन के जो सपने हैं उन पर फिक्स रहूंगी। इस बारे में कुछ सोचा है? हाँ, स्टैंड पॉइंट की बात की जाए तो बहुत ही शुरुआत से एक स्टैंड पॉइंट जिसको कहा जाए टाइमलेस थीम मेरे साथ है, और वो है राष्ट्रीय व आराधना की। राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र की आराधना, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और जो भी है सबसे समझौता किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्र का हित होना चाहिए। तो मुझे लगता है मेरे पूरे सेवा काल में जो भी कार्य आगे मुझको मिलता है, उसमें ये स्टैंड पॉइंट मेरे साथ रहेगा कि राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का हित और राष्ट्र की आराधना मेरे कार्य द्वारा संपन्न होगी। जब ऐसे क्षण आते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, तो कोई कितना भी व्यस्त हो, मैं भी एक डॉक्टर हूँ तो काफ़ी समय मेरा बीतता है। आज मेरा अपना विषय नहीं, पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पर हर व्यक्ति के पास कुछ वो समय होता है जिसको हम मी टाइम कहते हैं। वो मी टाइम ये होता है कि जब आप अपने साथ हैं, स्वयं से स्वयं का मिलन हो रहा होता है। कभी कभी वो क्षण ऐसे आते हैं कि वो क्षण आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग में आता हो या कभी आता हो। तो ऐसे ही आपका कोई ऐसा भी हैव यू ऑब्जर्व दिस कि वो समय आता है और जितने हम व्यस्त हो जाते हैं तो वो समय पर समाज, संसार, परिस्थितियां हावी हो जाती हैं। तो ऐसे में जो वो आपके अंदर का स्वयं है, जो सेल्फ है, वो बहुत पीड़ा महसूस करता है, कभी वो अपने को बंधन में महसूस करता है। तो ऐसे मौके आज नहीं आए हैं, पर जीवन में आएंगे, आए भी हैं। तो उस समय वो क्षण कैसे निकालती, और वो आपका, मैं सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को अपना वो समय बिल्कुल निर्धारित, निश्चित
और अलग रखना चाहिए। तो इस विषय में इनको बताइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक तो जो स्वाध्याय की बात है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारा समय अपने साथ बीतता है, और उस स्वाध्याय में अगर कोई ऐसा क्षण आता है जिसमें आपके पास कोई अच्छा विचार आया है तो वो तुरंत आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं। आवाज आ रही है पीछे तक? तो ये प्रयास रखना चाहिए कि देखिए, जो रावण था ना, उसके 10 सिर कहे जाते हैं। तो जब भी रावण अकेला रहता था, वो उस समय अपने उन 10 सिरों की संगति में रहता था। और क्योंकि वो जो उसके 10 सिर थे, कोई लालच को रिप्रेजेंट करता है, कोई क्रोध को रिप्रेजेंट करता है, तो जब वो अकेला रहता था तो वो एक बहुत ही खराब संगति में रहता था। इसलिए निरंतर उसकी जो निगेटिविटी है वही स्ट्रॉन्ग होती चली गई। लेकिन आपको प्रयास करना है, जब आप खुद के साथ हो तो आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ हो। ये सदाचरण के साथ आएगा। और जब आप स्वयं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो मी टाइम होता है ना, ये बहुत प्रीशियस हो जाता है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि आप अपने साथ कुछ समय जरूर बिताएं। ये जरूर है कि रिजल्ट के आने के बाद से, मतलब हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें हम लोगों को इतना समय नहीं मिलता है कि अपने साथ बैठकर, क्योंकि जैसे ही हम लोग रूम पे पहुंचते हैं वैसे ही सो जाते हैं 11 बजे के लगभग, और फिर सुबह हम लोगों को पीटी के लिए निकलना होता है। वहाँ पर अगर 0 डिग्री भी है तब भी जो वहाँ पर मैदान है, फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ हम लोगों को ओस जमी होती है, उसके ऊपर भी पुशअप्स कराए जाते हैं। तो बहुत ही जो हमारा शेड्यूल है वो हेक्टिक हो गया है। तो ये जो मी टाइम वाली बात है ये बहुत कठिन हो गया है निकालना। लेकिन हाँ, ये मेरा भी प्रयास है, आप सबका भी प्रयास होना चाहिए कि एक जो सबसे अच्छी संगति है आपकी खुद की संगति, उसके लिए आपको समय निकालने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही वो समय है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने कहा था कि हमारी जीवन यात्रा के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं, और उसी हिसाब से वो प्रश्न भी मेरे मन में आ रहे हैं। तो नाउ यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू एज अ लीडर। अब आपके जो कदम पड़ेंगे वो एक लीडर के रूप में पड़ेंगे, जहाँ पर हम सबको मालूम है कि एक पोस्ट पर जब आप होंगी तो बहुत सारे जूनियर्स आपके साथ में होंगे, और वो उन जूनियर्स के माध्यम से आपको बहुत सारे काम कराने होंगे, जिसकी हर प्रकार की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति, उसके लिए 100, 200, 300 लोग काम कर रहे हैं, और अगर उनका भी दायरा बढ़ा लिया जाए तो वो और बड़ा दायरा हो जाता है। ऐसे में एक तरफ ये स्थिति है, और दूसरी तरफ आपका कुछ समय पहले का वो समय है जब आपको उप प्रधानमंत्री बनाया गया, यहाँ की संसद का, फिर प्रधानमंत्री बनाया गया, फिर आपको न्यायाधीश का के पहले के स्थिति पर आपको रखा गया, फिर आपको जिम्मेदारी दी गई न्यायाधीश की। और जैसा कि मुझे मालूम है, तुमने मुझे बताया था कि 2 साल तुम्हें वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो ए लीडर इन मेकिंग वाज ऑलवेज इनसाइड, जिसको समय समय पर बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो एक तरह से ये प्रभु ने तुम्हें वो अवसर दिए जो उस समय नहीं मालूम थे 4थे क्लास में पढ़ते हुए बच्चे को, कि उसको अगर उप न्यायाधीश बनाए, उप प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो उसके जीवन में क्या आने वाला। ये विद्यालय की बहुत अच्छी व्यवस्था है। पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो मनीषा दीदी से, प्रधानाचार्य से हमने कहा भी था कि आप सबको जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, मंच पे बोलने से लेकर के लोगों से मिलने जुलने का, या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको दी जाती हैं, तो वह मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ समानांतर आपके विकास में बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है। और अगर आज मेरी कोई स्थिति है तो उसके पीछे उन सबका बहुत योगदान है।
मुझे आज भी याद है क्लास 4th में सर ने बहुत जबरदस्ती भाषण तैयार करवाया था। सर मनोज सर मेरे क्लास टीचर थे कि नहीं नहीं बोलना है, चुनाव भी लड़ना है, जीतना भी है और सब काम भी अच्छे से करना है। तो ये जो आपको मौके मिलते हैं ये निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाते हैं। और जहाँ तक लीडरशिप की बात है तो मुझको लगता है लीडरशिप इज अबाउट विजन। आपके पास एक विजन हमेशा होना चाहिए। और दूसरी बात, लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि लोग आपके पीछे चल रहे हैं या आप सबको अपने पीछे लेकर के चल रहे हो, वो कभी भी लीडरशिप नहीं होती है। लीडरशिप होगी जब आप अपने कार्यों के द्वारा उदाहरण ऐसा पेश करते हैं कि आपके चारों ओर जितने भी लोग हैं उन सबका भी अपलिफ्टमेंट होता है और वो सब इंस्पायर होकर के आपके साथ उस लक्ष्य की तरफ जहां आगे बढ़ना है बढ़ने को तैयार होते हैं। तो एज ए लीडर आप सब भी आगे चल करके भविष्य के लीडर्स हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो ऊपर उठेंगे तो ही आपकी लीडरशिप सफल होगी। और दूसरी एक और बात जो है एज ए लीडर, ये बात ध्यान रखनी है कि बहुत ग्राउंडेड रहना आवश्यक है। डॉक्टर कलाम सर वो प्रधानमंत्री जी से सुबह मिलते हैं, शाम को वो इसरो के बहुत सारे कर्मचारियों के साथ जमीन पे बैठ के भोजन भी करते हैं। तो एज ए लीडर ये आवश्यक है कि आप खुद को बहुत ग्राउंडेड रखिए। कोई भी अगर आपको अप्रोच करना चाहता है तो उसके मन में भय नहीं होना चाहिए कि हाँ इनसे बात करने में कठिनाई होगी, चाहे वो भाषा का कोई बाधा हो, अप्रोच की कोई बाधा हो। आपके चारों ओर ऐसे लोग, कई बार जैसे एज ए डीएम जब बहुत सारे अभी सीनियर से मिलना हुआ तो उन्होंने बताया कि आपके जो अर्दली होते हैं वो आपके चारों ओर एक कुशनिंग कर देते हैं। आप तक अगर जनता को पहुंचना है तो बाहर अर्दली को 100 रुपए 200 रुपए देने पड़ते हैं, तब जाकर के वो अर्दली 2-3 दिन बाद समय देता है कि आप मिल सकते हैं ऑफिस में आकर के। तो इस तरह की कुशनिंग ना हो पाए। एज ए लीडर आपको हमेशा अप्रोचेबल रहना है ग्राउंड जीरो तक। तो इसके लिए आपको प्रयास करना है। आप जेई क्लियर करते हो, उसके बाद मान लो कहीं पर आप कॉर्पोरेट में भी जा रहे हो, कोई भी स्थिति है, तो आपके साथ काम करने वाले ग्राउंड जीरो लेवल पे भी जो लोग हैं वो आप तक अपनी बात पहुंचा सके, इस तरह का मैनेजमेंट आपको सुनिश्चित करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल में प्रधानाचार्य भी हूँ या मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ जहाँ मेरे साथ में करीब 60-70 कर्मचारी काम करते हैं, या एक IAS ऑफिसर हूँ, वो कुशनिंग बनती है। और सद्बुद्धि और बुद्धि में यही फर्क है। बुद्धि जो है वो आपको मस्तिष्क से जोड़कर रखती है और सद्बुद्धि जो है वो हृदय का भी उपयोग करती है। तो एक अच्छे लीडर के लिए एक अच्छा पॉइंट है। और जैसे ये जीवन की यात्रा चल रही है तो यहाँ तक तो अब आपको मार्च के बाद वो सब काम ये करने होंगे, पर धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ें और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दें। तो अभी आज मेरे ख्याल से 23-24 साल की आयु है, 25, और 2047 में जब हमारे राष्ट्र के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, तब हमारी उम्र लगभग 50 के करीब पहुंच रही होगी। तो इतने पीरियड का एक्सपीरियंस साथ में होगा और साथ में वो सब बातें याद होंगी जो एक छोटे सी बच्ची के रूप में, और फिर 12th पास करना, फिर कंपटीशन में जाना, और उसके बाद तो वो सारी बातों को लेते हुए युवाओं के प्रति आपका क्या संदर्भ रहेगा। एक दूसरा पॉइंट ये कि आपके अपने जो काम होंगे, जो राष्ट्र प्रथम जैसे बोला, तो राष्ट्र के प्रति जो सपने देखे हैं, अब सपनों के आगे जाने का समय आ गया। और जो रोज रोज होगा वो रोज रोज ही होगा और वो उतने सालों तक होगा, और उसमें वो सपने, वो विजन, वो सब उसमें शामिल होता है। एक्शन, ड्रीम, विजन, एक्शन, 3 चीजें हैं। तो उन तीनों के साथ चलते हुए 50 साल की उम्र पर
आपका राष्ट्र के प्रति जो आपने सोचा है कि वो हम क्या क्या कर सकेंगे, क्या करेंगे, उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी और अभी से होती भी रहेगी। तो उस समय क्या विचार होगा मन में? 2047 का जो हमारा स्वप्न है वो विकसित भारत का स्वप्न है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ये अमृत काल का जो समय आया है इसमें हम सब ही योद्धा हैं। हम सबको ही 2047 का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो अभी से जो तैयारी की जहाँ तक बात है तो हम सब अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ये बहुत आवश्यक है। आप सब जिस भी क्षेत्र में जाएं, जहाँ भी कार्य करें, वहां पर अपना सर्वोत्तम दें। यही राष्ट्र की सेवा है, यही अमृतकाल का सर्वोत्तम प्रयोग है। तो स्वप्न जो है 2047 का, उस पर विश्वास रखते हुए आप सब अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। और जहाँ तक 2047 की बात है, उस समय युवाओं के लिए क्या अपेक्षाएं होंगी, तो मुझको लगता है कि सिद्धि को पा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन सिद्धि को बनाए रखना बहुत कठिन होता है। तो यदि 2047 की वो सिद्धि प्राप्त होती है, और होगी ही निश्चित रूप से, भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित होता है, तो उस समय के युवाओं से ये अपेक्षा होगी कि उसकी निरंतरता को सुनिश्चित करने में वो अपना योगदान दें। और हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने करियर में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उन्नति किस तरह से राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकती है, उसको हमेशा दिमाग में लेकर के चलना है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, किसी अन्य कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उससे थोड़ा हट करके सोच करके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आइए। राष्ट्र की उन्नति में आप अपनी ऊर्जा को किस तरह से हवन कर सकते हैं, जो कहा जाता है इदम राष्ट्राय इदम नमः। तो इसका प्रयास अपने दिमाग में, मतलब एक विजन लेकर के चलो, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी दिशा होगी राष्ट्र के लिए भी, और उसकी उन्नति के लिए भी वो आवश्यक होगा। तो आप सबसे ये मेरी विनती है, ये मेरी अपेक्षा भी है कि ये विजन हमेशा दिमाग में रखना। सिर्फ नौकरी नहीं करनी है, सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि राष्ट्र के लिए अपनी जो ऊर्जा है उसका बलिदान भी करना है और उसको अर्पित भी करना है। बहुत अच्छी बात है। और हम एक जर्नी की बात कर रहे हैं, यात्रा की बात कर रहे हैं। तो हम सभी जब छोटे बच्चे थे, वहाँ से लेकर, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं 74 ईयर्स का हो गया, तो पर अभी भी मेरे कुछ सपने, मेरे कुछ विजन अभी हैं जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं और जो मुझे आलस की ओर नहीं ले जाते हैं। तो एक जीवन में वो पड़ाव भी आएगा जब आयु का एक कंपल्सिवनेस होती है और 60 साल की उम्र में ऑफिसर्स रिटायर होते हैं। तो उस समय हर व्यक्ति का जो प्रोफाइल है वो दो भागों में बंट जाता है। एक तो जो उसने अपने जीवन में किया होगा, और एक वैक्यूम सा आता है कि अब मैं खाली हो गया। और जो भी रिटायर्ड लोग मिलते हैं मुझे, वो मुझे यही कहते हैं कि साहब मैं तो रिटायर हो गया। मैंने अपने पिताजी से ये सीखा। वो कहते थे कि मैं ओल्ड हो जाऊंगा तो रिटायर हो जाऊंगा, नहीं मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ओल्ड हो जाऊंगा। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात करना शायद उतना सागर्भित नहीं लग रहा हो, पर वो विचार हमेशा मन में आता रहेगा। तो अभी तो शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन जब तक आपकी शक्ति आपके साथ है, तब तक अंतिम क्षण तक क्या भाव, क्या काम, किस तरह से लोग आपको याद रखें, उस बारे में अभी कोई विचार आया? यदि नहीं आया तो नहीं, इस तरह से विचार नहीं किया कि आयु के साथ क्या होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर लगता है कि अगर एक दिन मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, तो भी मन में ये लगता है कि अगर जा करके बैठ जाएंगे क्लास में या फिर कुछ जो अपने चल रहे हैं कार्यक्रम उसमें भाग लेते रहेंगे तो मन सही रहेगा, रूम पे बैठना बेकार है। मुझे लगता है कि ये विचार साथ में हमेशा रहना चाहिए कि आराम करना
बेकार की बात है। उससे एक तरह से तो एक तो खाली दिमाग होता है, शैतान का घर होता है। तो खाली बैठना बेकार की बात है, कुछ ना कुछ करते रहना, वो निरंतरता जीवन, वही जीवन है, नहीं तो मृत्यु। तो ये विचार हमेशा मुझे लगता बहुत है इम्पोर्टेंट है। आई शेयर अ स्लाइड विद यू। इसमें अंधकार से प्रकाश की ओर एक व्यक्ति जा रहा है, तो उसको मैं बहुधा यूज करता हूँ, तो वो इस बात को दर्शाती है। तो अब बात करते करते कुछ बच्चों के भी कुछ प्रश्न होंगे। तो यदि एक लाइन में या एक दो वाक्यों में आप इन्हें कोई संदेश देना चाहें तो। आप सब अमृतकाल के योद्धा हो, मेरा तो यही कहना है, और अपने अपने क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम दो, यही राष्ट्र की सेवा है। जो भी कार्य करो वो बेस्ट करने का प्रयास करो, और राष्ट्र को सदैव अपने चिंतन में, अपने विजन में, अपने स्वप्न में केंद्र में रखो। तो बहुत अच्छी बात है, एक बार जोरदार तालियां। और यदि सपना तो आपने नहीं देखा होगा शायद, पर प्रधानमंत्री तो आप बन चुकी है ना एक बार। और जैसा कि बात हुई थी कि अभी आपकी यात्रा के दौरान जब पटेल जी के मूर्ति के पास जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें 560 आपके साथी थे जो लोग ट्रेनीज थे, और प्रधानमंत्री जी के सामने किसी एक को बोलना था, तो वो आपसे कहा गया था। तो इसके लिए हम लोग तालियां बजाएं कि प्रधानमंत्री वो क्षण में कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। और प्रधानमंत्री जी में जो दूरदृष्टि है और जो नेतृत्व क्षमता है, मुझे नहीं लगता है कि युगों युगों में ऐसा नेतृत्व उत्पन्न होता है। तो उन्होंने जितने ध्यान से हम लोगों की बातें सुनी, और मेरा भी जो भाषण था उसको उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, और वहां से एक श्लोक को लेकर के उन्होंने फिर अपने भाषण में उस पर कमेंट करते हुए पूरा अंगांगी भाव जो होता है उसको समझाया। तो मुझे लगा कि देश का इतने सर्वोच्च पद पर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके लिए छोटी छोटी बातें, और जिसको एक लीडर कहा जाता है, एक समावेशी लीडर, कि कोई ट्रेनी पे अगर कुछ बोल रहा है तो उसको उन्होंने इतने ध्यान से सुना। तो ये देश का सौभाग्य है। ये जो अमृतकाल पूरा चल रहा है, मुझे लगता है एक स्वर्णिम काल है, जिसमें हमारे पास अच्छा नेतृत्व है, अच्छी कार्य क्षमता है, आप सब हैं, और जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। जो तन मन धन का जो भी अपनी तरफ से हो सकता है वो करने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में प्रधानाचार्य जी महोदय स्कूल के लीडर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत से लोग पहले भी रहे और बहुत से लोग जीवन यात्रा में आगे भी आएंगे। तो सर के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर निश्चित रूप से इस पद पर जो सुशोभित होते हैं वो स्वयं अत्यंत ही प्रतिभाशाली और नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होंगे। सर से मेरी बस ये आशा है कि ये जो संपत्ति है इस विद्यालय की, उसको किस तरह भविष्य में और उज्जवल किया जाए, उसके लिए आप सदैव सतत इन लोगों के आने के पहले सर से बात हो रही थी, तो सर ने अपना यही सपना मुझसे शेयर किया, और बहुत अच्छी बात है कि जो आपने सुबह शेयर किया, मुझे विचार आया, आपसे पूछा, और आपने एज ए ओल्ड स्टूडेंट ओल्ड नहीं होता कभी, पर अभी आज तो आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन सब बातों के साथ हम बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर आ रहे हैं। उसमें आगे की कार्यवाही में जो प्रश्न वगैरह पूछवाने होंगे, और अपनी बात को मैं वो प्रश्न अगर आप लोग पूछेंगे या आप करेंगे ना, तो मैं अपनी आज की इस पूरी मुलाकात को, इस भेंट को 2 लाइनों के द्वारा
उन तक पहुंचाना। तो वो 2 लाइनें तुम्हें याद रहें ऐसी प्रार्थना के साथ। वो ये है कि आज की इस मीटिंग को अपनी आंखों में बसाए रखना, इन्हीं में हमारी भी तस्वीर होगी। मुसाफिर हो आप भी, बहुत से मुकाम पर जाओगे, और मुसाफिर हैं ये सब भी, हम सब भी, पर किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार खड़े होकर तालियां बजाकर अपनी दीदी का जो हिम्मत न हारे, वो जिंदगी सवारे।